हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बीकॉम फाइनल ईयर ऑनर्स के बच्चों के लिए इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट पेपर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। दोस्त देखिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ते हैं वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें अच्छे से और फ़ायदा उठा सकें उसका। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न को समझाइए। कृषि आय और आकस्मिक आय। बच्चे हिंदी मीडियम के भी है इसलिए क्वेश्चन हिंदी में भी है। इसका इंग्लिश में एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कृषि आय को बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम और आकस्मिक आय को बोलते हैं कैजुअल इनकम। ध्यान रखिएगा, आपको एग्रीकल्चर इनकम से जुड़ा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एग्जम्प्टेड इनकम से जुड़ा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स के फीचर्स क्या हैं, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है उनकी लिस्ट याद रखना। और एग्रीकल्चर इनकम भी कब कब इंक्लूड करते हैं, कब इंक्लूड नहीं करते हैं, और टैक्स फ्री है तो क्या होता है, उनको एक बार पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है, भारत का निवासी है, उसकी कर योग्य आय की गणना करना है। देखिए रेसिडेंशियलिटी वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, नागरिकता वाला न्यूमेरिकल आपको पेपर में ज़रूर आएगा। इसके लिए आपको एक सीरीज़ में या किताब में चार्ट दिया है रेसिडेंशियलिटी का कि एनआरआई के लिए कौन सी इनकम जो है टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कौन सी है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है। तो ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और एनआरआई के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, इसका पूरा चार्ट दिया है। आप प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, समझिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ये 2 पॉइंट पीछे से 3 पॉइंट इसके ये हैं आपके सामने। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इंग्लिश मीडियम वाले जल्दी देखिए। क्वेश्चन दिया है आपको, मिस्टर एन है इंडियन सिटीजन बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के सिटीजन तो है पर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो कौन से रूल लगेंगे, इनकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है, वो आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें आपको इनके 3 पॉइंट्स ये दिए हैं, 2 पॉइंट्स और मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से। रेसिडेंशियलिटी वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ध्यान से प्रिपेयर करना। देखिए सैलरी अर्न इन अमेरिका, एग्रीकल्चर इनकम, लैंड इन जयपुर राजस्थान में है, तो ये कहाँ पर टैक्सेबल है, अगर नहीं है तो टैक्स फ्री है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, अगर आपने एक बार चार्ट समझ लिया, एक बार आपको चार्ट समझ में आ गया रेसिडेंशियलिटी का, तो ये क्वेश्चन आपका बोनस नंबर है, आपको फ्री में नंबर दिखे जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, किसके लिए टैक्सेबल नहीं है, बस इतना सा याद रखना है आपको इसमें। ठीक है, क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जो हमारे बीकॉम टैक्स वाले या प्लेन वाले स्टूडेंट थे उनको भी टैक्स के पेपर में आ चुका है, आपको भी आ सकता है ऑनर्स वाले बच्चों को, कि इनकम टैक्स एक्ट में हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविज़न क्या क्या है। आपको देखो हाउस प्रॉपर्टी में 2 प्रकार के हाउस होते हैं, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। जिस घर में हम खुद रहते हैं उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं, और जो घर हमने किराए से दिया है उसको हम लेट आउट हाउस बोलते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से हमें कोई इनकम जनरेट नहीं होती, लेकिन हमें उस पर छूट मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, और लेट आउट हाउस में हमें रेंट मिलता है, तो रेंट से हमें जो है इनकम होती है। अब क्या होता है, रेंट जो हम एक्चुअल रिसीव करते हैं हम उसको तो लिखते ही लिखते हैं, इसके अलावा क्या होता है, एक एक्चुअल रेंट जो हम रिसीव करते हैं वो होता है, एक होता है म्यूनसिपल जो वैल्यू होती है उसका, म्यूनसिपल वैल्यू, और एक होता है दोस्त फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है कि आसपास के लोगों से पूछा कि भाई यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, किराया कितना मिलना चाहिए। म्यूनसिपल वैल्यू मतलब म्यूनसिपैलिटी के अनुसार आपके एरिया का रेंट क्या होना चाहिए, और एक्चुअल रेंट आप कितना रेंट लेते हो। इन तीनों रेंट में से जो ज़्यादा होता है हम उसको ले लेते हैं। गवर्नमेंट क्योंकि पता होता है कि इंसान कभी सही वैल्यू बताएगा नहीं। अब आप एक मकान का किराया बता रहे हो कि भाई हम 2,000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस कॉलोनी का रेट 10,000 रुपये है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई सब 10,000 ले रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी का रेट भी 9,000 है, तो फिर तू इतना कम क्यों ले दिया है। वो बोलेगा भाई साहब वो तो मेरा रिलेटिव है, तो हमको कुछ नहीं पता। कोई भी हो, लेट आउट हाउस है ना, हम तो 10,000 रुपये के हिसाब से ही टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तीनों में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसको टेकन करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको सैलरी का आता है, प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशंस लिखी है उसके अंदर, ये पूरा क्वेश्चन है,
अच्छे से। देखिए आपको एक क्वेश्चन सैलरी का ज़रूर आता है पेपर में। अगर आपने पर अभी तक प्रैक्टिस नहीं की हो तो सैलरी वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी मत करना, आपसे क्वेश्चन एकदम से नहीं बनेगा। आप उसकी जगह बिजनेस प्रोफेशन के क्वेश्चन करके जाना कि कौन सी एक्सपेंसेस अलाउड है, कौन सी डिसअलाउड है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन पे क्या होता है, कब हमें इंडेक्सिंग करना पड़ती है, ठीक है ना, आपको कब कितने % टैक्स चार्ज करना पड़ता है, TDS क्या होता है, टैक्स के रिगार्डिंग प्रोविज़न कौन कौन से हैं, एडवांस टैक्स के लिए क्या प्रोविज़न है। देखिए आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते चलिए। होता क्या है ना, ये तो पेपर है पुराना, है ना, जो ऑलरेडी आ चुका है, इससे आपको अंदाज़ा पड़ेगा पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हो सकता है इनमें से ही आ जाएँ, हो सकता है इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आए, वर्ड टू वर्ड तो सेम क्वेश्चन नहीं आते ना एग्ज़ाम में, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये भी सैलरी का क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम सैलरी का। बेसिक सैलरी दी है, डियरनेस अलाउंस दिया है आपको। ध्यान रखना पर मंथ जब भी दिया हो तो 12 से मल्टीप्लाई करके ईयरली निकालते हैं अपन कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कंप्लीट। नो अकोमोडेशन प्रोवाइड, पूरा क्वेश्चन आपको दिया है अच्छे से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप ध्यान से पढ़ने के लिए। कैपिटल गेन क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है, कौन कौन पूंजी लाभ क्या होता है, मुक्त पूंजी लाभों को बताइए, ठीक है। कैपिटल गेन में एग्जाम्पलेड कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। इसमें आपको सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। एडवांस टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, है ना, पेनल्टी, ये क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन आपको दिया है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, कि लॉटरी से आए हुई है, लाभांश से प्राप्त हुई है, पेंशन मिली है। देखो अदर सोर्सेज क्या होते हैं, इंसान को पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नॉर्मली अकाउंट ने उनको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। देख जैसे उन्होंने बोला कि भाई सैलरी से इनकम होती है एक, तो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, तीसरी इंसान का अगर बिजनेस है, व्यापार या प्रोफेशन है, मतलब कोई पेशा करता है, वो पेशेवर इंसान है, मतलब CA है, MB है, MBBS है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, कोई भी है, ठीक है। तो 3 हेड तो ये हो गए। चौथा होता है कैपिटल गेन, यहाँ से भी इंसान को इनकम होती है, कोई प्रॉपर्टी बेच देना, घर मकान बेच देना। और पांचवा जो इन चारों में नहीं आता उसके लिए है अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स मतलब अन्य स्रोतों से आय, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जल्दी देखिए, इनकम दी है आपको, डिविडेंड दिया है, लॉटरी की प्राइस दी है, कार्ड गेम का दिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में दिया है, आपको पेंशन दी है और कुछ एक्सपेंसेस भी आपने इनकर्ड किए। जो एक्सपेंसेस आपने बियर किए हैं वो इंटरेस्ट पेड, कलेक्शन चार्जेस, लॉटरी टिकट खरीदे हैं, वो सब आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइंड करना है, ठीक है। देन जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, इनकम टैक्स में कुछ प्रोविज़न है कि आप अगर आपको कोई एक्सपेंसेस हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, तो आप उसको नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। अभी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले साल के लिए, और अगले साल जब आपको उसी हेड में प्रॉफिट हो तो आप वहाँ से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ नियम है, कौन सी इनकम को आप किस लॉस को किस इनकम सेट ऑफ कर सकते हो, है ना। जैसे आपको लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ है तो आपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया अगले साल, तो अगले साल भी वो लॉन्ग टर्म की जो गेन होगी ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसी से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो कितने साल तक कर सकते हो आप, 4 साल तक, 5 साल तक, 8 साल तक, वो सब प्रोविज़न आपको पढ़ना है कि कौन सी इनकम आप कैसे सेट ऑफ करोगे, कितने साल में कर सकते हो, उसके लिए कौन से प्रोविज़न्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले के लिए एक क्वेश्चन और दिया है हमें अच्छे से। ये क्वेश्चन जो है ये है 80CCC डिडक्शन वाला है भाई साहब। डिडक्शन वाला क्वेश्चन मतलब आपको इसमें निकालना है टोटल, क्या निकालना है, ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम, किसी व्यक्ति की टोटल इनकम निकालना है आप। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट, डियरनेस अलाउंस, ग्रेजुटी, कंपटीशन पेंशन, इनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव्स, फिर पेंशन, प्रोविडेंट फंड, टेलीविजन ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम कलीग्स, वर्थ ऑफ गिफ्ट,
LIC में कंट्रीब्यूशन दिया है अपने 80CCC के अंदर, और आपने PPF डिपॉजिट भी किया 60,000 का। क्वेश्चन में बोला है कंप्यूट द टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम निकालना है आपको। देखिए डिडक्शन वाला क्वेश्चन आप ज़रूर करके रखना, 80C, 80DDB, 80IA, 80G, ठीक है। आपको 80 वाली सारी डिडक्शन करके रखना है बहुत अच्छे से, जितनी भी है, ठीक है। इसके अलावा आप जब कैपिटल गेन वाले क्वेश्चन करते हो तो इसके अंदर 54 सेक्शन 54B के अंदर जो जो डिडक्शंस हैं, आपको जो छूट मिलती है वो आपको ज़रूर करके रखना है। एग्जम्प्टेड इनकम आपको ज़रूर करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अग्रिम भुगतान और उद्गम स्थान पर कटौती को समझाना है। इंग्लिश मीडियम में बोलेंगे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और TDS को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी पेपर में इंपॉर्टेंट है। और इसके और में असेसमेंट प्रोसीजर, कर निर्धारण की कार्यविधि, टैक्स को कैसे असेस्ट करते हैं उसकी प्रोसीजर क्या होती है, ये करना है। तो ये था आपके सामने BCom ऑनर्स वाले बच्चों के लिए इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस का पेपर। इससे आपको पता पड़ेगा कैसे क्वेश्चन करना है आपको। फिर मैं बोलूँगा बिजनेस प्रोफेशन के, हाउस प्रॉपर्टी के, कैपिटल गेन के, अदर, इनके सबके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के फॉर्मेट ज़रूर देख के जाना। रेसिडेंशियलिटी वाला भी ज़रूर देख कर जाना। थ्योरी के जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो ज़रूर करना। और एक बार जो BCom वाले बच्चों का जो मैंने डाला था इसके पहले टैक्स का पेपर, उसमें जो IMP क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, क्वेश्चन लगभग सेम ही है आपको, और आपको वही क्वेश्चन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये पेपर के जो क्वेश्चन बताएं वो तो कृपया ध्यान से करें। कोई बच्चा एकदम इसके न्यूमेरिकल रट के ना जाए, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं आते। आपको इनके जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको फॉर्मेट देख कर जाना है। पर जो जो मैंने आपको बीच बीच में बोला है, अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं करा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो वापस से जाकर देखो। स्टार्टिंग से जो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको बिल्कुल नोट करके जाएँ। डेफिनेशंस ज़रूर करके जाना, पर्सन की डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, TDS, है ना। ये जो जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कर योग्य, एग्जम्प्टेड इनकम्स, टैक्सेबल इनकम्स, एग्रीकल्चर इनकम, कैजुअल इनकम, है ना, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये ज़रूर पढ़ना। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या होता है कि पेरेंट्स टैक्स से बचने के लिए अपनी कुछ इनकम उसको उसके नाम पे रखवा देते हैं। देखते हैं ना कई बार लोग टैक्स से बचने के लिए इनकम दूसरे के नाम पे रख देते हैं। तो क्या होता है, गवर्नमेंट भी चालाक होती है, वो बोलती है कि बच्चा क्या काम करता है, कुछ भी नहीं, तो उसका इतनी इनकम कैसे आई। तो क्या करती है गवर्नमेंट, माता और पिता जिसकी इनकम ज़्यादा होती है ना, उसकी इनकम में बच्चे की इनकम को जोड़ देती है और फिर टैक्स चार्ज करती है। तो इसी को बोलते हैं हम क्लबिंग ऑफ इनकम। ये थोड़े क्वेश्चंस जो है ध्यान से रखना। टैक्स की प्रोविज़न ज़रूर पढ़ना। एडवांस जब पेमेंट करते हो आप टैक्स को तो उसके प्रोविज़न्स, टैक्स का ना भरने पर उसकी जो पेनल्टी लगती है वो, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन की जो कंडीशंस है वो ज़रूर पढ़ के जाना। बाकी आप खुद पे ट्रस्ट रखो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑनर्स का पेपर अच्छा ही आता है, आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। देखो मुझे आप सब पे पूरा ट्रस्ट है। अब क्या आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है और नहीं है तो प्लीज़ अपने आप पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि देखो जो आप कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता, है ना। अगर हम एक दिन में पढ़ के बाकी सारे पेपर अच्छे दे सकते हैं तो अभी तो आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप ये भी अच्छा कर सकते हो, बहुत ईजीली कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, बी कॉन्फिडेंट। इंदौर की पाठशाला हमेशा आपके साथ रहेगी। और भी कुछ लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्त। पर मैंने अपना काम किया, आप अपना काम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे कोई अपडेट मिस ना करें। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।